आज एक टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसको डिस्कस करेंगे। वेडिंग डाल लीजिए। इसमें मेल कौन सा खुला हुआ है? अच्छा, तो ये मेल भेजो उसको। क्या नहीं मिला? समोसा किस चीज़ का? नए बैच का समोसा मिलता है? सही। चलो, अच्छी बात है। मुझे भी 8 साल में नहीं पता था कि जब नया बैच आता है तो समोसा मिलता है। संडे को जब सेशन होता है तो मिलता है। इस संडे को होगा तो मिलेगा। अच्छा, घर जाएंगे होली में? ओके, ठीक। यदि आप होली में घर जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ा मिस करेंगे होली। आपके जीवन की सबसे अच्छी, डीजे तो रहता ही है, पूरे दिन रहता है। सबसे अच्छी होली बन सकती है। अगले साल तक ना रहें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अगले साल तक आपका कैंपस बदल जाए तो मेरे लिए खुशी की बात है। कहीं लग जाए तो और ज़्यादा खुशी की बात। समालखा क्यों आएगा यार, कैसी बात कर रहे हैं? समालखा के लोग आ सकते हैं। वो होली होली में नहीं बुला सकते। खैर, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस बार सीजीएल मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन था। जनरली पिछले 2-3 साल से नहीं पूछ रहे थे, लेकिन अभी 3-4 एग्जामों में जब से एडीक्यूटी आया है, इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए। तो प्रश्न है, क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट? भुगतान संतुलन कहते किसे हैं? डाउनलोड हो गया ना? ठीक। तो थोड़ा सा पीपीटी से ट्राई करते हैं एक बार कि किस तरीके से हम आपको समझा सकते हैं। इसको तो पीडीएफ में तब तक कन्वर्ट कर दो। आपने इसको बताएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, भुगतान संतुलन किसे कहते हैं? नहीं? तो एक डिफिनेशन लिखते हैं, फिर समझाता हूँ। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री, एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री विथ अदर कंट्रीज, एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ किया गया लेन देन। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री विथ अदर कंट्रीज, एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ किया गया लेन देन। अब कोई एक देश है, मान लो इंडिया है, तो विश्व के बाकी देशों के साथ क्या लेन देन कर रहा है, उनका रिकॉर्ड रखने वाले रिपोर्ट का नाम ही बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। अब क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो उसको हम समझते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि हम एज ए इंडिया हैं, हम किसी देश में कमाने के लिए जा सकते हैं। कोई हमारे वहाँ आ सकता है। अभी आपने देखा एआई सबमिट हुआ, तो विश्व के कई सारे अलग अलग देशों के नागरिक, अलग अलग एक्सपर्ट आए।
तो जब वो एक्सपर्ट आए तो वो यहाँ के होटलों में रुके होंगे, यहाँ खाना खाया होगा, यहाँ सर्विस ली होगी, तो उसे रुपए की डिमांड बढ़ी होगी। तो वो हमारे इसी पार्ट का हिस्सा है। कल जब आप नौकरी लग जाएंगे, आपकी शादी हो जाएगी, आप अपने बंदी के साथ घूमने जाएंगे, हनीमून जाएंगे ऐसे, तो गुरुकुल मत आइएगा। ये नुकसान नहीं कर लेंगे अब। हाँ। यहाँ तो फोटो देख के ही खुश हो रहे हैं। और तुम डायरेक्ट लेके आ रहे हो। हाँ, लेकिन आपकी तारीफ करनी होगी। अभी हमारी 3 बच्चियां आके कैंपस में रही। अब मुझे अंदर से डर था कि कोई किसी को धमकाना ना पड़े, शिकायत ना आए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये हमारे लिए मतलब मेरे लिए बहुत। समोसा संडे को खिला देंगे तो छोटे। आज मिलेगा ही नहीं इतने टाइम में, तो इसलिए सर ये ये देखो, ये देखो। तो हमने कहा एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ जो भी लेन देन किया जाता है, उस रिकॉर्ड को ही हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के रूप में शो करते हैं। अब क्या क्या तरीके हैं, तो वो देखो, साथ के साथ बना सकते हो। तो हमने कहा 2 तरीके का लेन देन एक देश विश्व के अन्य देशों के साथ कर सकता है। एक को हम रखते हैं करेंट अकाउंट में, चालू खाते में, चालू खाता। हाँ, साथ के साथ बनाइए, फिर एलोबरेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरे को रखते हैं हम कैपिटल अकाउंट में, पूंजीगत खाते में। करेंट अकाउंट को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं हम विजिबल अकाउंट, दृश्य खाता। विजिबल अकाउंट, दृश्य खाता। एक सजेशन और है, ये नहीं सोचिएगा कि ये टफ है तो आपका छोटा एग्जाम है तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इस बार 12-12 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के थे। और जब मैं क्लास के लिए बुलाता था तो नहीं आते थे बच्चे, कि हमारे दिल्ली पुलिस में तो इतना आता नहीं है, बहुत डीप पढ़ाते हैं, ये होता है। तो जो समझदार थे वो तो रहे, वो अच्छा कर गए, लेकिन जो नहीं समझदार थे उनको फिर अगले साल तैयारी करना पड़ेगा। क्योंकि आप ये समझिए, कोई चैप्टर ऐसा नहीं कि ये सीजीएल का है, सीएचएसएल का है, सीपीओ का है, एमटीएस का है, जीडी का है, ऐसा नहीं है। पेपर बनाने वाली संस्था एक है जो कि प्राइवेट है, उसको इससे मतलब नहीं है कि आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन डालना है। वो आउटसोर्स कर रही है। जैसे ये एक बालक है, पेपर बनाने का काम करता है, तो इसको हमने 50 रुपये पर क्वेश्चन पे हायर कर लिया एज ए कंपनी, और बोल दिया कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बनाना है क्वेश्चन। इन्हें 100 क्वेश्चन बना के डाल दिए। मैं एज ए सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी उसको कमांड दे दूंगा कि 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का डाल दो, 3 करेंट का डाल दो, 4 हिस्ट्री का डाल दो, 2 पॉलिटी का डाल दो। सॉफ्टवेयर को मतलब नहीं है कि क्वेश्चन हाई आया, टफ आया, लो आया, तो किसी भी चैप्टर से उठा के दे सकता है। आपको ना समझ में आए वो मेरी जिम्मेदारी है कि सर दोबारा बताओ, और एग्जाम्पल बताओ, ये बताओ, वो बताओ। ये नहीं दिमाग में डालना है कि ये तो आता नहीं है या इतना टफ पढ़ाते हैं। क्योंकि अभी जो कंपटीशन जिस हिसाब से चल रहा है, सीजीएल के हमारे कई बच्चे कांस्टेबल की फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। और मुझे याद है 2 साल पहले ये सब नहीं था ड्रामा। कारण कंपटीशन बहुत तेजी से अपडेट हो रहा है। तो सीजीएल वाला भी कांस्टेबल देने लग रहा है, सीपीओ दे रहा है, सीएचएसएल जीडी दे रहा है। हमारा एक बालक है, 325 नंबर लेकर बैठा है इस बार, यानी उसको नौकरी मिल जाएगी। तो वो बोल रहा था कि सर लास्ट ईयर जीडी में मेरा मेडिकल आउट हो गया था। मैं, हमारे घर में कई दिन तक दुख रहे हैं। मैं पागल है, जीडी लग जाता तो तू आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। कहा सर तब नहीं समझ में आ रहा था, तब लग रहा था कि हमारे जीवन में कुछ रहा ही नहीं। यूपी कांस्टेबल में सर फिजिकल में मैं बाहर हो गया था। तो उसकी तैयारी अच्छी थी, तो कांस्टेबल ही करता, जीडी भी कर रहा था और सीजीएल भी कर गया। ये वहम दिमाग से निकाल दीजिए कि जीडी में आसान आता है, सीजीएल में टफ आता है। सब में सेम आता है, बस परसेंटेज थोड़ा सा, मतलब मान लो वहाँ 100 क्वेश्चन है तो सीजीएल में 70 क्वेश्चन टफ होगा, जीडी में 80 क्वेश्चन आसान होंगे, ये होगा। तो जब आप गुरुकुल में रह ही रहे हैं, फीस सेम ही दे रहे हैं, तो आपको हर क्वेश्चन पे, हर टॉपिक पे मेहनत करना चाहिए। खैर, तो हमने कहा कि करेंट अकाउंट को हम 2 तरीके से बांटते हैं, एक विजिबल अकाउंट और दूसरे को इनविजिबल अकाउंट।
अदृश्य खाता, इनविजिबल अकाउंट अदृश्य खाता। और कैपिटल अकाउंट को दो हिस्सों में, इन्वेस्टमेंट निवेश, निवेश और लोन ऋण। इन्वेस्टमेंट दो तरीके से, एफडीआई और एफपीआई बनाइएगा। एफडीआई और एफपीआई बना दिए। ठीक, अब दोबारा आते हैं वापस जो डिफिनेशन था उस पर। हमने कहा कि एक देश विश्व के बाकी देशों के साथ जितना लेन देन करेगा उसी के डिटेल को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि लेन देन कितने तरीके का हो सकता है। तो मैंने कहा लेन देन को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक को चालू खाते में रखेंगे, एक को पूंजीगत खाते में रखेंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब थोड़ा बहुत समझ में आता होगा आपको कि जब कोई देश की कंपनी दूसरे देश में जाके पैसा लगाए तो वो किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट। लोन भी समझते हैं आप, भारत बांग्लादेश को लोन दे रहा है लेकिन जापान से लोन ले रहा है, तो वो कहीं से लोन दे रहे हैं तो माइनस में हो जाएगा उस साल, और किसी से लोन ले रहे हैं तो उस साल प्लस में हो जाएगा। कोई हमारे में इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है तो उस साल प्लस में हो जाएगा, हम किसी देश में जा रहे हैं तो उस साल माइनस में हो जाएगा। आपने मुझे फीस दिया तो 20,900 दिए, लेकिन उसमें एक माइनस नहीं है, कौन सा, सिक्योरिटी, वो आपका है। इस समय तो आपका माइनस है, लेकिन जिस समय आप वापस जाएंगे तब मेरा माइनस हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। इतना थोड़ा बहुत समझ में आता होगा। तो ध्यान से देखो, यदि इन्वेस्टमेंट प्लस में है यानी भारत के पास आया है ज़्यादा, तो लॉन्ग टर्म में अच्छी बात है क्या? नहीं, लॉन्ग टर्म में क्या करना होगा, वापस देना होगा। लोन से पैसा लिया हुआ हूं मैं ढेर सारा, हो सकता है उससे मैं और ज़्यादा पैसे बना लूँ, लेकिन एक पक्का गारंटी है कि कभी ना कभी तो वापस देना होगा। नहीं, विजिबल अकाउंट क्या होता है, इनविजिबल अकाउंट क्या होता है? एक वर्ड जानते होंगे कि जब भी इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन की बात होगी तो प्रोडक्शन का सामान्य मतलब होता है टू क्रिएट, कुछ निर्मित करना। तो क्रिएट दो तरीके का हो सकता है, या तो मेरे बच्चों हम वस्तु बना सकते हैं, या तो हम सेवा बना सकते हैं। नहीं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो किस में आएगा, सर्विसेज में। ये पेन गुड्स में, सिनेमा सर्विस, स्कूल सर्विस, कपड़ा गुड्स। तो कैसे पहचान रहे हैं, गुड्स जो है वो दिखाई दे रहा है। सर्विसेज क्या होती हैं, इनविजिबल, वो दिखाई नहीं देती। जैसे ये पेन हम किसी को दें तो दिखाई देगा, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ हो सकता है कोई वापस दे दे रहा हो, दिखेगा। हो सकता है किसी तक पहुंच ही ना पा रहा हो, उसको समझ ही ना रहा हो क्या कराना चाह रहे हैं, तो नहीं दिखेगा। तो गुड्स क्या होते हैं, हमेशा दिखाई देते हैं, और सर्विसेज क्या होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। इतना तो सबको समझ में आया। जैसे मान लो बिजली गुड्स है, सर्विस है, सर्विस है, दिखाई नहीं देता है। महसूस कर सकते हैं कि ट्यूबलाइट जल रहा है तो बिजली की वजह से जल रहा है, लेकिन किस तरीके से आ रहा है वो दिखेगा नहीं। लेकिन ये स्टैंड, ये तो दिखाई देगा, ये बेंच दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं आता। तो जब मैं विजिबल अकाउंट की बात करूंगा तो इसमें क्या दिखाया जाएगा, ट्रेड ऑफ गुड्स, वस्तुओं का व्यापार। मतलब भारत कोई मशीन बेच रहा हो, भारत कोई डिजिटल बोर्ड मशीन खरीद के ला रहा हो, कोई गोल्ड खरीद रहा हो, पेट्रोलियम खरीद रहा हो, तो किसका पार्ट होगा वो, विजिबल। लेकिन कोई हमारे वहाँ से दूसरे देश में पढ़ने जा रहा है
यहाँ की कंपनी किसी दूसरे देश को आईटी सर्विस दे रही है। यहाँ पे इंडिया में कुछ लोग बैठ के कॉल सेंटर में, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं। आउटसोर्स समझते हो? मान लो मुझे चाय पीना है एज ए टीचर, तो एक तरीका है कि गुरुकुल खुद का चाय बनाए और मुझे दे, तो ये तो हो गया इन सोर्स। दूसरा तरीका है कि हम कैंटीन से खरीद के लाके और मुझे दे दें, तो क्या हो गया? आउटसोर्स हो गया। तो इसी तरीके से विदेश की जितनी कंपनियां हैं वो हमारे जैसे गरीब देशों में अपने काम को आउटसोर्स कर देती हैं। मतलब वहाँ के बैंक वाले को कस्टमर केयर पे बात करना है, तो उसको इससे मतलब नहीं कि कहाँ पे फ़ोन जा रहा है, उसको इससे मतलब है मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। तो अमेरिका का कोई एम्प्लॉय है तो वो चाहता है कि कम से कम $100 तो दे दो एक दिन का, मैं काम कर पाऊँ। हम कह रहे हैं हमको 1 महीने का दे दो, हम काम कर लेंगे। तो कंपनी क्या करेगी? वो आउटसोर्स कर देगी। तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? इनविजिबल। तो अब इतना टिपिकल ना करके सिंपल शब्दों में, जब कोई देश वस्तुओं के लेन देन को शो करेगा तो किस में शो करेगा? विजुअल में। और इनविजिबल में ट्रेड ऑफ सर्विसेज, सेवाओं का व्यापार। जो आप हनीमून मनाने की बात कर रहे थे, जब जाएंगे तो जो टिकट लेंगे जो भी, वो इसमें इनविजिबल में आएगा। कल जब आप फॉरेन पोस्टिंग लेंगे तो वो इसी का इनविजिबल अकाउंट का पार्ट होगा, यानी जहाँ पर प्रोडक्ट दिखाई नहीं देगा। थोड़ा बहुत समझ पाए? ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है कि इनविजिबल अकाउंट में क्या होता है। तो एक ऑप्शन था इलीगल ट्रेड, एक ऑप्शन था ट्रेड ऑफ सर्विसेज, सेवाओं का व्यापार। तो सेवाओं के व्यापार को दूसरा तरीका इसमें पूछे क्या क्या चीज़ आता है, तो इसको दो कैटेगरी में हम बांटते हैं। एक होता है फैक्टर सर्विस, अभी ये भी बताऊंगा क्या होता है। कारक सेवाएं। और दूसरा होता है नॉन फैक्टर सर्विसेज। अभी घबराना नहीं है कि क्या कर रहे हैं, इतना डिटेल कैसे बता रहे हैं। गैर कारक सर्विसेज। फैक्टर सर्विस का मतलब होता है जब हम कुछ काम करें और उसके बदले में हमें मिले। जैसे कोई एम्प्लॉय विदेश में जाके काम कर रहा हो तो उसको मजदूरी मिले। भारत सरकार ने लोन लिया है और उसे सरकार को इंटरेस्ट देना या लेना पड़े। भारत सरकार की कोई कंपनी विदेश में जाके काम कर रही है और वहाँ से जो उसको प्रॉफिट आ रहा है, तो ये सारा किस में जाएगा? फैक्टर सर्विसेज। गैर फैक्टर सर्विसेज में क्या होता है? किसी देश ने हमें ग्रांट दे दिया, दान दे दिया। जो किसी देश ने हमें आपको गिफ्ट दे दिया, तो ये सारा का सारा किस में? नॉन फैक्टर में। जैसे आप किसी की मदद कर दें, तो वो कोई आपके लिए बाउंडेशन नहीं था कि करना ही पड़ेगा, आपने दे दिया। आप देखते होंगे कि जब अ, मोदी जी जापान जाते हैं तो वहाँ से पैसे ले करके आते हैं, तो किसका एग्जाम्पल है? नॉन फैक्टर। लेकिन मोदी जी जब भूटान जाते हैं तो पैसा दे के आते हैं, तो नॉन फैक्टर। लेकिन कोई हमारे वहाँ का आदमी अमेरिका में जाकर के एज ए साइंटिस्ट कार्य कर रहा हो, तो वो पैसा कमा के भेजेगा। उसको सामान्य बोलचाल में कहते हैं रेमिटेंस। एक देश से दूसरे देश में जब पैसा भेजा जाता है, जब आप भी विदेश मंत्रालय में लगेंगे तो रेमिटेंस के तहत ही पैसे भेजेंगे। तो एक भी ये भी ऐड कर लो इस पर, नीचे वाला भी। और उसके बाद हेडिंग डालो करेंट अकाउंट, चालू खाता। करेंट अकाउंट, चालू खाता। मैं कहाँ हो? ये सब बता दिया? ये सब बता दिया? पहले ये बताऊंगा फिर बताऊंगा। एडीआई पे कम से कम 2 घंटे बताऊंगा, तो आज 2 घंटे बचेंगे तो बता दूंगा। मुझे तो नहीं लगता कि आज करेंट अकाउंट भी खत्म कर पाऊंगा मैं। डिटेल ठीक से पढ़ना है ना। नहीं, आप आरोप लगाते हैं सिलेबस ही नहीं खत्म करते, सिलेबस ही नहीं खत्म करते। अरे हम आपको थोड़ी ना पता है सिलेबस, हम तो इसको 15 मिनट में खत्म कर देंगे और आप खुश भी रहेंगे, हाँ खत्म हो गया। तो हो गया। ठीक। देखो इसको
एआई ने बनाया है उसी चीज़ को, कि भारत से बाकी देशों के साथ जो भी लेन देन होगा उसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहेंगे। तो हमने कहा ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री विथ अदर कंट्रीज। फिर हमने दिखाया कि किस किस तरीके से विजिबल अकाउंट में गुड्स और इनविजिबल में सर्विसेज आ सकती हैं। वस्तुओं के व्यापार को हम किस में रखते हैं, विजिबल अकाउंट। सेवाओं के व्यापार को हम किस में, इनविजिबल में। तो करेंट अकाउंट में क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ध्यान से देखो, तो एक देश डेली अपने बाकी देशों के साथ जो लेन देन करता है उसी को हम किस में रखते हैं, करेंट अकाउंट, चालू खाता, जो हमेशा करंट में है, चालू में है। डेली किसी देश से लोन नहीं आएगा जाएगा, डेली कोई देश किसी देश में इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएगा जाएगा, लेकिन व्यापार चलता रहेगा डेली 24 घंटे, कोई ना कोई यहाँ से वहाँ आता जाता रहेगा। तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, करेंट अकाउंट। अब सोच के देखो, यदि विजिबल अकाउंट प्लस में हो तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, देश का एक्सपोर्ट, निर्यात ज़्यादा है और आयात कम है। इतना तो सबको समझ में आ रहा है। निर्यात का मतलब होता है बच्चों चीज़ों को बेचना, आयात का मतलब खरीद के लाना। तो बेचेंगे तो पैसा ज़्यादा आएगा, खरीदेंगे तो पैसा ज़्यादा जाएगा। तो दोनों में से ये ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक हमारे पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा। इनविजिबल अकाउंट प्लस में हो, इसके लिए भी मतलब क्या है, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो इंपोर्ट कम हो, तभी तो ये प्लस में होगा। भारत की जो स्थिति है, भारत ये प्लस में है। हम पूरे गल्फ कंट्री को सस्ते लेबर भेज रहे हैं, मजदूर, जो 40-45 डिग्री में, जैसे आपके कई परिवार के कई मेंबर होंगे जो अरब कंट्री में जाके काम कर रहे होंगे, तो उनसे पूछना टेम्परेचर कितना है, 50-50 40-40 डिग्री पे, बहुत बुरी स्थिति में है, क्योंकि उनको यहाँ मिल नहीं रहा है मौका। तो वहाँ जाके यहाँ कमाएंगे 10-15 हज़ार, वहाँ कमा लेते हैं 60-70 हज़ार, तो इसलिए वहाँ पे जा रहे हैं। तो ओवरऑल हमारे देश में पैसा आ रहा है। इसी तरीके से कुछ वाइट कॉलर लोग हैं जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, अमेरिका यूरोप जैसे देशों में जाके कमा के ला रहे हैं। तो हम यहाँ पर विश्व में नंबर 1 चल रहे हैं रेमिटेंस लाने में, चाइना दूसरे नंबर पे, लेकिन पहले और दूसरे में बहुत ज़्यादा गए थे। यहाँ पे क्या है कि हम ओवरऑल बहुत बड़े निगेटिव हैं। मतलब मैं मान लो इसको आसान कर दूँ तो इसको 2 प्लस कर देता हूँ और इसको 4 माइनस कर देता हूँ। तो मान लो ये बड़ा निगेटिव है, ये छोटा पॉजिटिव है, तो करेंट अकाउंट ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम लगातार निगेटिव चल रहे हैं पिछले कई सालों से, कई सालों से क्या, आज़ादी से। 2 साल ऐसे रहे हैं जब हमारा करेंट अकाउंट हमारे लिए पॉजिटिव रहा है। इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। हमारा करेंट अकाउंट 72-73, 77-78, इन 2 सालों में हम क्या हैं, पॉजिटिव रहे हैं। लिखना मत अभी। तो इसका सिंपल मतलब है क्या, पॉजिटिव है का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट ज़्यादा रहा होगा, इम्पोर्ट कम रहा होगा। तो इसका मतलब है कि ये 2 साल हमारे जीवन का ज़्यादा अच्छा रहा होगा। लेकिन मज़े वाली बात क्या है कि ये देश के इतिहास के सबसे बुरे दिन है। हमारे पास पैसा ही नहीं है कि हम इंपोर्ट कर पाएँ, तो ऑटोमेटिक हम एक्सपोर्ट ज़्यादा है। ये कह रहे मैं खर्चा ही नहीं करता, मैं बहुत बचाता हूँ, पैसा ही नहीं खर्चा करूँ। तो ये अपनी कमाई का 90% बचा लेते हैं, लेकिन कमाते कितने हैं, तो 100 रुपये। ये अपनी कमाई का सिर्फ 20% बचाते हैं, लेकिन कमाते कितने हैं, 2 लाख रुपए। तो यूपीएससी जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि इस साल पॉजिटिव है तो इसका सामान्य मतलब भारत फायदे में था, तो ये जरूरी नहीं है। ये कह रहा मैं मोबाइल चलाता ही नहीं, अरे तुम्हारे पास है ही नहीं तो तुम चलाओगे क्या, जमा है। तो ये कोई कंट्रोल नहीं हुआ। ये होता कि मोबाइल है फिर भी नहीं चला रहे, तब तो माना जाता कि हाँ कंट्रोल है संडे को। तो पहला पॉइंट हम सीख रहे हैं कि करंट अकाउंट होता क्या है, तो लिखो करंट अकाउंट, चालू खाता, इज रिलेटेड विथ, चालू खाते में इज रिलेटेड विथ ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चालू खाते में वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन को प्रदर्शित किया जाता है, ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन को वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन को चालू खाते में प्रदर्शित किया जाता है। ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन को चालू खाते में प्रदर्शित किया जाता है। चलो अब सोच के बताओ, चालू खाता हमने कहा कि ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रिलेशनशिप को शो करता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रिलेशनशिप को शो करता है। तो मैं कह रहा हूँ ये प्लस में है, तो इसका मतलब क्या है? एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से। तो लिखते हैं पॉइंट, करेंट अकाउंट इज एक्सपोर्ट वर्सेस इंपोर्ट। चालू खाता निर्यात वर्सेस आयात। अब मैंने कहा करेंट अकाउंट पॉजिटिव है, तो इसका सिंपल मतलब हो गया एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है। फिर मैंने कहा करेंट अकाउंट निगेटिव है, तो इसका मतलब है आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है। और मैं कह रहा हूँ करेंट अकाउंट बैलेंस है, तो इसका मतलब क्या होगा? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर है। लिखो ऐसे, हिंदी वाले लिखना, इंग्लिश वाले लिखना है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये बच्चे फुल पैसे वसूल विद्यार्थी हैं कि सब लिखो। हाँ, गुरु के दादा हैं, चलो अच्छी बात है, हमारे इन बच्चों को भी जीवन में एक बार दादा बनने का मौका मिले। हाँ, हाँ। नहीं, मैं तो वीक में दो दो तो फिक्स कर रहा हूँ अपना, ये पक्का। आप रहते हो तो ठीक लगता है ना। यस, यस। ना ना, आपको लगता है मैं जीवन भूल जाता हूँ, गुरुकुल नहीं भूल पाता हूँ। मेरे जीवन में बहुत प्रेशर है, बहुत बहुत बहुत। एक उम्र के बाद पता है क्या लगेगा? सुकून ज़्यादा जरूरी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसी को इकोनॉमिक्स क्या पूछता है? व्हाट इज करेंट अकाउंट डेफिसिट? चालू खाता घाटा क्या होता है? तो अब आप एग्जाम में बता सकते हो चालू खाते घाटे का मतलब क्या है। जब इंपोर्ट ज़्यादा है किसी भी देश का एक्सपोर्ट से, और इंडिया इज ऑलवेज निगेटिव। हम निगेटिव थे, निगेटिव हैं, निगेटिव नहीं रहेंगे, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, बताऊंगा। हम 2 साल पॉजिटिव रहे हैं, इसको 76-77 करना, शायद मैंने 77-78 कर दिया था वहाँ। 76-77, 72-73 और 76-77। इसके पहले और बाद में हम लगातार निगेटिव हैं, हम कभी भी पॉजिटिव नहीं है बच्चों। हाँ, उस पर आ रहे हैं। अब प्रश्न है कि क्या वजह है कि हम निगेटिव हैं। पॉपुलेशन, आपके परिवार में आप प्रॉब्लम नहीं है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। पॉपुलेशन कभी भी प्रॉब्लम हो नहीं सकता है, ये बच्चा अपने परिवार के लिए रिसोर्स हो सकता है। शर्त यह है कि इसको अच्छा एजुकेशन मिले, इसको सही कोच मिले, ये सही मेहनत करे। हुआ ये है कि हम सब कुछ तो मंगा रहे हैं विदेशों से, हम क्रिएशन पे काम ही नहीं कर रहे हैं। देखा हो कुत्ता कोई और बनाया 2 साल पहले, और दिखा कोई और दे रहा है। नहीं, देखो वो बहुत बड़ा इशू नहीं था, ये तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है जहाँ कोई ट्रोल कर दे किसी को भी। ये बड़ी चिंता वाली बात है कि भारत की एक हाईएस्ट यूनिवर्सिटी, पेड यूनिवर्सिटी, जो एक हाई फीस ले रही है, 30-30 लाख, 40-40 लाख एक सिलेबस को पूरा करने में 4 साल का,
बढ़िया परिवार के बच्चे, वो कुछ नहीं जनरेट कर पा रही नया, रिसर्च नहीं कर पा रही, क्योंकि रिसर्च के लिए यही सिखाया था कि पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा, गार्जियन ने कहा हम पैसे दे दे रहे हैं। तो जब तक रिसर्च पे टाइम नहीं लगेगा, पैसा नहीं लगेगा, तब तक बात नहीं बनेगी। चाइना जैसे देश सिर्फ रिसर्च पे काम कर रहे हैं। हमारे में तो सोशल मीडिया का नकली जमाना चल रहा है, कौन कितना बढ़िया झूठ बोल लेगा, वो उतना बड़ा व्यक्ति, उतना समझदार व्यक्ति। वो तो पता नहीं कैसे पकड़ा गए वो, अदरवाइज तो उन्होंने तो बढ़िया झूठ बेला खेला था और बढ़िया उनको फायदा होना था। और वो अकेले नहीं है, ऐसे हजारों लाखों हैं। आप भी, हम भी उसी कैटेगरी में बिना पढ़े डिग्री लेके आ गए। तो जब सिर्फ शुरुआत ही नकली से हो जाएगी, मैं इसके अंदर डेवलप ही नहीं कर पाऊँ लीडरशिप, क्रिएटिविटी, तो डिग्री लेने लेने से थोड़ी ना होगा। आपको क्या चाहिए? पापड़ चाहिए, चाइना बना के भेज रहा है। आपको क्या चाहिए? बेंच चाहिए, चाइना बना के भेज रहा है। आप कुछ भी सोच के बताओ, वो चाहिए। इस रूम में ये पुरानी लकड़ियाँ हटा दें, अदरवाइज जितना हमने बाद में लगाया है कुछ भी ऐसा नहीं जो चाइना से नहीं आया, सब कुछ चाइना से आ रहा है। हमने बताया था शायद आपको कि ये पेन बनाना है तो फैक्ट्री में नहीं बनेगा, ये 6 अलग अलग घरों में बनेगा चाइना में। कोई नहीं बना रहा होगा, कोई कवरिंग कर रहा होगा, कोई फाइनल कर रहा होगा, कोई डिजाइन कर रहा होगा, कोई कलर कर रहा होगा। और घर में लगेगा तो मम्मी पापा भाई बहन सब मिलके काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा कमाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमारे में ऐसा सिस्टम ही नहीं है। हमें एक बहुत बड़ा सेटअप फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, ढेर सारे एम्प्लॉय हायर करना पड़ेंगे, ढेर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। सरकार के इतने लॉ हैं। चाइना ने कहा कि नहीं, ये सब नहीं, आप बनाओ, सस्ता बनाओ, हम आपके प्रोडक्ट को बेचेंगे, रिसर्च पे काम करेंगे। तो जब सब कुछ ही मंगाएंगे तो आपकी इंडस्ट्री कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगी। होली हम मना रहे हैं, कलर कौन बना रहा है? चाइना। दिवाली हम मनाए थे, पटाखे कौन? चाइना। 26 जनवरी हमने मनाया, तिरंगा कौन? चाइना। योगा हम मनाएंगे अभी 26 जून को, चाइना चटाई बनाएगा। और हम आपस में लड़ रहे होंगे कि मैं सूर्य नमस्कार नहीं करूंगा, मैं मुस्लिम हूँ, और दो चार हिंदू लट लेके खड़े होंगे, कैसे नहीं करेगा? अरे तू समझ नहीं रहा तेरा मेन मुद्दा क्या है? तो वहां पे हम मिसिंग हो गए, जहाँ पे हमें बेसिक पे काम करना था। मैंने एक एग्जांपल शायद बताया था, टूथपेस्ट। इसमें बहुत बड़ा साइंस नहीं है, घर में बनाया जा सकता है, नॉर्मल यूट्यूब देख के आप बना सकते हो। लेकिन उसके लिए भी कई 100 करोड़ की कंपनी बिजनेस कर रही है। ये चाहे तो घर पे बना के पूरे गांव को इतना टूथपेस्ट सप्लाई नहीं कर सकती जितनी इसकी गांव गांव की जरूरत है। और एक एग्जांपल है टूथपेस्ट, तो वो हैंड वाश, साबुन, ये सब इसके एग्जांपल है। लेकिन कोई खरीदेगा नहीं, कोई बेचेगा नहीं। तो ऐसी ढेर सारी प्रॉब्लम है जहाँ पे हम मिसिंग है, इसलिए सब कुछ मंगा रहे हैं। ये तो यहाँ इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हम यहाँ सस्ते हैं, इसलिए अच्छे हैं। सस्ते नहीं होते तो हमें कोई नहीं पूछता। अभी एआई आया है तो जो अपनी इंडिया की कंपनी इन्फोसिस और जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टीसीएस, सबकी हालत खराब होने वाली है। ये क्या करते हैं इन्फोसिस या इस तरह के टीसीएस जैसी कंपनी? सर्विस देती है वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों को। एआई ने कहा कि जरूरत ही नहीं, कॉल सेंटर की अब जरूरत नहीं है, बोट बोट लगा दिया, चैट बोट लगा दिया, कॉल पे भी सॉफ्टवेयर ही बात कर रहा है, जैसा आप बोलो उस हिसाब से वो बात कर ले रहा है। लगभग 99% पहुंच गया है, 1% और है, कुछ दिन बाद इतना डाटा इकट्ठा हो जाएगा तो उसमें सारा जवाब देने लगेगा। हम ही अभी जो चैट जीपीटी ये बना है, पहले हमारे टाइपिस्ट को ये बनाने में बहुत टाइम लगता था। अब मैंने कुछ नहीं किया, अपना क्लास नोट्स टाइपिस्ट को भेजा फोटो खींच के, उन्हें एआई को कमांड दिया और उन्होंने बढ़िया बढ़िया फिगर निकाल निकाल के सुंदर सुंदर चीज़ें आपके सामने बना के रख दी। अब क्यों रखूंगा मैं टाइपिस्ट, या क्या जरूरत है ये करने का? तो वो प्रॉब्लम है भारत उस पर अभी भी। ये एक अच्छा मौका था भारत के पास अपने आप को इम्प्रूव करने का, यही सबमिट किया, फायदा नहीं उठा पाया हम। यही सबमिट का पर्पज क्या था कि हम उन लोगों को भारत में अट्रैक्ट करेंगे, नहीं, ये जनरली टूरिस्ट स्पॉट बन गया। जैसे नहीं टीचर, बड़े बड़े जो यूट्यूब के टीचर हैं, वो जाके सेमिनार करते हैं, मैं भी गया 1-2 बार आके सर के साथ। मैं जाके मतलब समझ ही नहीं आया कि जयपुर में तो हुआ ही नहीं, और भी 1-2 जगह गया, शुरू में तो हम लोग जाते थे। तो जब बच्चा आता है तो कोई ढंग का क्वेश्चन नहीं है उसके पास, वो सेल्फी खिंचाने के पर्पज से आ रहा है। तो उसके लिए यही बहुत बहुत बड़ी बात है कि मैं टीचर से मिल पाया, और मेरे लिए ऐतिहासिक मूवमेंट। जबकि प्रॉब्लम ये थी कि वो आता, पूछता कि जी मेरे ये टॉपिक में प्रॉब्लम है, मुझे बताओ इसका सोल्यूशन, तो उसके आने का पर्पज पूरा होता। हम वहाँ तक सोचने के लिए मजबूरी नहीं कर पा रहे हैं। और वो बहुत प्राउड के साथ वीडियो शूट करके भेज रहा है कि हजारों की भीड़ आई। अरे ये बेरोजगार है, ये तुमको मान नहीं रहा है, इसको तो एक दिन घूमने जाना था तो घूमने आ गया हो। तो ये ऐसे ढेर सारे रीजन है जहाँ पे मिसिंग है।
बेसिक है, लास्ट क्लास में मैंने एक वर्ड यूज किया था, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। वो भारत जैसे देशों के साथ प्रॉब्लम है कि हम इन्वेस्टमेंट पे काम ही नहीं कर रहे हैं। आप खुद सोच के देखो, लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था कि जिस व्यक्ति ने कॉलेज खरीद बनाया होगा, इसकी आने वाली जनरेशन कभी भी एजुकेशन का काम नहीं करेगी। ये तो अच्छा नहीं है सोसाइटी वाइज कि किसी ने 1,000 करोड़ रुपए लगा करके कि सोसाइटी को एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दूंगा, और पॉलिसी ऐसी बनाई कि सारे बीटेक कॉलेज बंद हो गए। थोड़ा बहुत कॉलेज वॉलेज बचा है, नॉलेज पार्क नोएडा वाले में, वो भी आपको पता हो एजेंट के थ्रू एडमिशन होता है, कमीशन खिला खिला के एडमिशन होता है, यानी उस लेवल पे चले गए। तो ऐसे ढेर सारे रीज़न है, हमें इस पर नहीं पढ़ना है अभी। बस हमें ये जानना है कि ये हमारा अकाउंट माइनस में है, ये हमारा अकाउंट प्लस में है, ओवरऑल हमारा अकाउंट माइनस में है। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है? हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का ट्रेड किन किन कंट्री के साथ चल रहा है जो पॉजिटिव है। भारत का एक्सपोर्ट किन किन चीज़ों का किया जा रहा है और किन किन चीज़ों का इंपोर्ट ज़्यादा किया जा रहा है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, एग्जाम में आइडेंटिफाई करने के लिए आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा करेंट अकाउंट में जाएगा, कौन सा कैपिटल अकाउंट में। लास्ट ईयर CHSL मेंस में पूछा और इस बार CGL मेंस में पूछा है। तो एक बार वो ला दो बैलेंस ऑफ पेमेंट का MCQ सब कुछ। तो चार्ट यदि आपको याद है तो आप करने की स्थिति में होंगे। तो हेडिंग डालें, टॉप 3 बिजनेस पार्टनर ऑफ इंडिया। या एक पॉइंट और थोड़ा डीप में चलें तो थोड़ा सोच के बताओ, किसी देश का करेंट अकाउंट पॉजिटिव हो जाए तो ये हैप्पीनेस की बात है, लाइबिलिटी है? किसी देश का करेंट अकाउंट प्लस में हो जाए तो ये खुशी की बात है या देनदारी है? खुशी की बात है, क्योंकि सब कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है, यहाँ से पैसा आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, ये किसी प्रकार की लाइबिलिटी नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों, कैपिटल अकाउंट यदि पॉजिटिव हो जाए, ये पूरा का पूरा लाइबिलिटी है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आया है कभी ना कभी तो जाएगा ही जाएगा। ये क्यों उसमें आ गया पता नहीं। लोन जो आया है देना तो पड़ेगा। तो किसी भी देश का ये पॉजिटिव करने का टारगेट देश का होना चाहिए। हालांकि इसका भी जैसे मान लो जो 3,000 रुपये आपने सिक्योरिटी दी है, कुछ समय के लिए तो मैं फायदा उठा ही सकता हूँ, लाइबिलिटी बात की बात है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मेरे लिए फायदा है। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि आखिर फिर तो सर इन्वेस्टमेंट नहीं बुलाना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, फायदा तो है, एक समय वापस देना पड़ेगा। फायदा तो है, एक समय बाद वापस देना पड़ेगा। कर लेंगे एग्जाम में कि करेंट अकाउंट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा है, बढ़ रहा है। और कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारा लाइबिलिटी बढ़ रहा है। थोड़ा बहुत समझ पाए, लाइबिलिटी का मतलब होता है देनदारी, वापस करना, एक प्रकार की देनदारी। खैर, तो हमने कहा टॉप 3 बिजनेस पार्टनर ऑफ इंडिया, भारत के 3 बड़े व्यापारिक साझेदार। सबसे ज़्यादा बिजनेस किसके साथ भारत का हो रहा है, गेस करो। टॉप 3 बिजनेस पार्टनर, अमेरिका, चाइना, UAE। तीनों का नाम लिख लिए? चलो। हाँ है। अच्छा अच्छा अच्छा। अमेरिका से हम प्लस में हैं, निगेटिव में नहीं है, हम ज़्यादा अमेरिका को भेज रहे हैं। चाइना और UAE में हम निगेटिव में हैं, मतलब हम यहाँ से इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं इन दो देशों से। तो मान लो ये पूछें टॉप बिजनेस पार्टनर ऑफ इंडिया, तब तो आपको अमेरिका करना है। टॉप पॉजिटिव बिजनेस पार्टनर, तब भी अमेरिका कर लेना है। ये जनरली हर साल ऊपर नीचे हो रहा होता है, लेकिन पिछले 3 साल से यही चल रहा है। हम अभी अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। हाँ, जो भी अच्छा चीज़ हो मोदी जी, जो गलत हो कांग्रेस, ऐसा। हाँ। अब है टॉप 3 एक्सपोर्टिंग कमोडिटी, अगला लिखो। टॉप 3 एक्सपोर्टिंग आइटम्स ऑफ इंडिया, भारत के 3 मुख्य
निर्यातित वस्तुएं, भारत के टॉप 3 एक्सपोर्टिंग कमोडिटी, 3 मुख्य निर्यातित वस्तुएं। सबसे ज्यादा हम निर्यात क्या कर रहे हैं? 3 मुख्य निर्यातित वस्तु। निर्यात, निर्यात का मतलब समझ रहे हैं? जो भेजते हैं। पहला पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट समझते होगे? ठीक। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, सब कुछ ही मंगा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं सब चाइना बना रहा है। ये सोनी वालों ने टीवी बनाया, 6 लाख 7 लाख 8 लाख का देते थे, चाइना वालों ने स्टडी किया 80,000 में बेच दिया। आपके जैसे किसी ने दिमाग लगाया, हमें ला के 2 लाख में बेच दिया। तो चाइना क्या रिवर्स इंजीनियरिंग पे काम करता है कि हम कुछ नया बना पाए तो ठीक, नहीं तो तुमने अमेरिका में बहुत बड़ा रिसर्च लैब बनाया है, तुम्हारा रिवर्स इंजीनियरिंग सीख लेंगे और कॉपी पेस्ट मारते चलेंगे। इन्होंने उबर कंपनी खोली, ओला में कोई कलाकार आदमी आया इंडिया का, ओला इंडिया में बना लिया, क्यों उसको दिमाग लगाना है? इन्होंने अमेजन खोला, इंडिया में कोई आया, इन्होंने फ्लिपकार्ट बना लिया। यदि आप कुछ अच्छा कॉपी कर सकते हैं तो कॉपी कीजिए। तीसरा है फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ, दवाइयाँ, हाँ, फार्मास्यूटिकल्स। मैं रहूँगा होली में, हम सब रहते हैं। पहला लिखो, पहला क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। 3 मुख्य आयातित वस्तुएं, टॉप 3 इंपोर्टिंग प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, 3 मुख्य आयातित वस्तुएं। भाई ये तो 3 मुख्य आयातित वस्तुएं, ये तो है ही नहीं इसका। नहीं चलो दे दो, पॉवर्टी वोटी है कुछ बता देंगे, ला दो। 3 मुख्य आयातित वस्तुएं। उपाध्याय से तो पूछ लो। हाँ भाई, मैं तो उपाध्याय से पूछ लो, बैलेंस ऑफ पेमेंट का अलग से नहीं बनाया है। पहला क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। देखो ध्यान से इंडिया की कलाकारी, कच्चा तेल आता है, प्यूरिफाई करता है, और भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों को प्रोसेसिंग, अफ्रीका के कई देशों को दे देता है। इमरजेंसी फोन आ रहा है किसको? अच्छा, सौरभ, लाइब्रेरी 1 सीट 35, आपके लिए इमरजेंसी कॉल आया है। ऐसे है क्या कोई? हाँ, आप ही का फोटो भी इसमें तो बड़ी स्मार्ट लग रहा है। हाँ। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। आपको याद हो 15 साल पहले चाइना का आइटम कहने पे लोग बुरा मान जाते थे, लेकिन चाइना हार नहीं माना, तब भी लगा रहा, और आज एप्पल भी मेक इन चाइना हो गया। तो शुरू में वही होता है, आप तैयारी कर रहे हैं, नहीं नंबर आ रहा है, मजाक उड़ सकता है, फेल हो सकते हैं, लेकिन लगे रहते हैं तो बात बन जाती है। कम लोग होते हैं जो अपने हार को स्वीकार कर पाते हैं, और जो हार नहीं स्वीकार कर सकता वो जीत तक पहुंच ही नहीं सकता। मतलब ऐसा होगा ही नहीं कि आप जीतते ही चले जाएंगे, इम्पॉसिबल है। और पढ़ाई में तो बिल्कुल नहीं, पढ़ाई में टाइम लगता है। और तीसरा मशीनरी, मशीनें, यानी ध्यान से देखो, वही सब है जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वही इंपोर्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं, हैवी हैवी मशीनरी, जैसे जनरेटर हो गया, कोई गाड़ी का इंजन हो गया, इस तरीके से। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती। तो ये तो हो गया बच्चों, हम आयात क्या करें, निर्यात क्या करें। भारत का करेंट अकाउंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, विजुअल अकाउंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हेडिंग डालिए कैपिटल अकाउंट, पूंजीगत खाता। पूंजीगत खाता, इट इज ट्रांजेक्शन ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें ऋण और निवेश को शामिल किया जाता है। ट्रांजेक्शन ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट, निवेश और ऋण को शामिल किया जाता है। ट्रांजेक्शन ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट।
निवेश एवं ऋण को शामिल किया जाता है। जनरली इट इज़ अ लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन, इसमें दीर्घावधि का लेन देन किया जाता है। जनरली इट इज़ अ ट्रांजेक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म, इसमें दीर्घावधि का लेन देन किया जाता है। दीर्घावधि का लेन देन, दीर्घावधि का लेन देन। आप दीर्घावधि के लेन देन का मतलब क्या है वो देख लो। तो हमने कहा लोन है, इन्वेस्टमेंट है, तो लोन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की जरूरत है नहीं। जो हमसे क्वेश्चन है वो है इन्वेस्टमेंट, तो हेडिंग डालो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम दो तरीके से बांटते हैं। हाँ दे दो। एक इन्वेस्टमेंट है डोमेस्टिक, घरेलू, और एक है फॉरेनर, विदेशी। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं DII, और फॉरेनर इन्वेस्टमेंट को हम FDI और FPI। राजकुमार, किसमें प्रॉफिट होता है? अच्छा फुल फॉर्म, ओके ओके। पहला हेडिंग डालें DII। निवेश तो समझते होंगे, जहां भी हम कहीं इनपुट लगाते हैं, किस पर्पज से? आउटपुट के पर्पज से, तो वो निवेश कहलाएगा। आपने कोई बिजनेस शुरू किया, वो इन्वेस्टमेंट है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो टाइम लगा रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा लगा रहे हैं इन्वेस्टमेंट है। जितना बेहतर इन्वेस्टमेंट होगा उतना बेहतर आउटपुट आता है। टाइम लगता है जनरली, किसी ने बड़ी कंपनी बनाई है तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, किसी ने और बड़ी तो और ज़्यादा, किसी ने छोटा तो कम। अब तुम्ही में से कोई बालक यूपी कांस्टेबल के लिए बैठा होगा, तो हो सकता है जल्दी सेलेक्ट हो जाए, बजाय जो CGL की तैयारी कर रहा है। कोई IAS के लिए सोच रहा हो तो और टाइम लग जाएगा। DII क्या होता है तो लिखो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है? तो हमने कहा कोई देश, लिखना मतलब है, कोई देश अपने कंट्री में ही इन्वेस्टमेंट कर रहा हो तो DII हो जाएगा। जैसे जर्मनी की कंपनी जर्मनी में इन्वेस्टमेंट करे, अमेरिका की कंपनी अमेरिका में इन्वेस्ट करे, इंडिया की कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे। जब जर्मनी की कंपनी अमेरिका में जाए, चाइना की कंपनी इंडिया में आए, इंडिया कंपनी पाकिस्तान में जाए, तो ये किसका होगा? फॉरेनर। तो इसका एग्जाम्पल बताना है आपको DII का। कुछ एग्जाम्पल बताओ। पहले मीनिंग लिख लो। व्हेन इंडियन कंपनी इन्वेस्टेड इन इंडिया, जब भारतीय कंपनी भारत में निवेश करे। भारतीय कंपनी भारत में इन्वेस्ट करें। भारतीय कंपनी भारत में, इंडियन कंपनी इन्वेस्टेड इन इंडिया, ऐसा नहीं है जो लगता हो विदेशी हो भारतीय। जैसे आपने सुना होगा जोमेटो इंडिया की है, शायद इंडिया की है, ठीक तो कह रहे हैं। हाँ, इंडिया की है। डोमिनोज इंडिया की नहीं है। जो लिखा है वो मत बताओ। आपने जितने कपड़े के ब्रांड सुने होंगे, पीटर इंग्लैंड, लुई फिलिप, इस तरह के जॉन प्लेयर, ये सब इंडिया की कंपनी। ये जानबूझ के
फॉरेन का नाम रखते हैं। लैक्मे, ये भी इंडिया की कंपनी है। सीसीडी, ये भी इंडिया की कंपनी है। तो कुछ वीडियोकॉन, तो कुछ चाहो तो एग्जाम लिख सकते हो, एमआरएफ, वुडलैंड, वीडियोकॉन, बीएसएनएल विदेश का लगता है ना। हाँ, सही बात। कोई बात नहीं, पीछे से आवाज़ आएगी नहीं, सिर्फ जाएगी, तो आप तो सुने। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं है हमसे। जो भी क्वेश्चन है वो एफडीआई और एफपीआई से, और ये हमारे चैप्टर का डिटेल टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन आता है मेनली। तो पहले फुल फॉर्म लिखते हैं। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हिंदी वाले भी फुल फॉर्म इंग्लिश में लिखा करें। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। ये क्या होता है? हमने कहा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एफडीआई और एफपीआई। लिखना मतलब इस समझना, यदि कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर के एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करे, तो वो एफपीआई कहलाएगा। छोटा सा का मतलब कितना है? 10% तक। आपने पता नहीं न्यूज़ में पढ़ा नहीं पढ़ा, रिलायंस ने, जो फेसबुक का मालिक है जुकरबर्ग, उसने 9.99% हिस्सेदारी खरीद रखी है। तो आपके दिमाग में आता है पढ़ते तो कि ये क्या है, 10% क्यों नहीं है, 9% क्यों नहीं, 9.99 का क्या मतलब? तो वो 10% से ऊपर आ जाएगा, या 10% से 100% तक आ जाएगा तो एफडीआई में आ जाएगा। तो एफडीआई में आते ही उसको सारा भारत सरकार का लॉ मानना पड़ेगा, अपनी कंपनी का ऑडिट कराना होगा, टैक्स डिटेल देना होगा, और जो नॉर्म्स हैं वो। तो फेसबुक का मालिक बहुत समझदार आदमी है। आप देखोगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरीके की, यूट्यूब जैसी कंपनियां कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रही, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर कंपनियां हैं, सबसे कम एम्प्लॉय में सबसे ज़्यादा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि जो बेचेगा उसका खर्चा होगा, मैं बेचूंगा ही नहीं कुछ, तो खर्चा ही नहीं होगा, सिर्फ क्या हो सकता है, इनकम हो सकता है। तो वो क्या करता है वो आदमी, दुनिया के हर देश में जो सबसे बड़ी कंपनी है उसमें एक लिमिट तक जाके इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है। कल हो के मेरा फेसबुक डाउन होगा, अभी शायद फेसबुक कम यूज़ करते हैं लोग, इंस्टा यूज़ करने लगे हैं, स्नैपचैट, अब मुझे नहीं पता है, मैं पहले फेसबुक ज़्यादा यूज़ करता था, अब कभी कभी यूज़ करता हूँ तो मैं देखता हूँ व्यू नहीं के बराबर होता है, बहुत कम होता है। तो उसने क्या किया, रिलायंस में 10% तक का हिस्सेदारी ले लिया, तो उसे बच गया, सिर्फ यहाँ से कमा के जाएगा, यहाँ के नियम कानून को उसको मानने की जरूरत नहीं है। तो लिख लो, व्हेन फॉरेनर इन्वेस्टेड अप टू 10% एफपीआई, जब विदेशी 10% तक का निवेश करें, व्हेन फॉरेनर इन्वेस्टेड अप टू 10%, जब विदेशी 10% तक का निवेश करें, एफपीआई कहलाता है। इन्वेस्टेड अप टू 10% इज नोन एज एफडीआई, सॉरी एफपीआई, पोर्टफोलियो निवेश कहलाता है।
हालांकि 2013 से पहले इसका डेफिनेशन कुछ और था। तब था कि कोई विदेशी कंपनी भारत के शेयर मार्केट में पैसा लगाएगी तो एफपीआई कहलाएगा। अब कहा कि नहीं, कोई जो नहीं शेयर मार्केट में, आप सीधे किसी कंपनी में भी लगा सकते हो, लेकिन कितना तक लगा सकते हो? 10% तक। पोर्टफोलियो वर्ड का मीनिंग बहुत बड़ा डायमेंशन लेके चलता है। आपको जो डायरी दी गई है उस पर देखो, लिखा है पोर्टफोलियो रिपोर्ट। तो एजुकेशन में पोर्टफोलियो का मतलब होता है एक टीचर जो अपने विद्यार्थी का डेली रिकॉर्ड मेंटेन करता है, उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। सिनेमा में पोर्टफोलियो का मतलब होता है एक व्यक्ति या एक महिला जो हीरो या हीरोइन बनना चाहता है, वो अपना फोटोग्राफ भेजता है डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, कि देखो मैं, मेरे अंदर कितनी सुंदरता है, किस एंगल से मैं कैसा दिखता हूँ, क्या आपके रोल के लायक हूँ। तो फोटोग्राफ को, डिटेल को वहाँ पे पोर्टफोलियो कहा जाता है। पॉलिटिकल साइंस में पोर्टफोलियो का मतलब होता है डेजिग्नेशन, पद। आप जब कल ऑफिसर बन के जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा आप किस पोर्टफोलियो में है, तो आप बताएंगे जी मैं इस मिनिस्ट्री में इस पोर्टफोलियो को देखता हूँ। तो जिम्मेदारी को शो करता है। इकोनॉमिक्स में पोर्टफोलियो का मतलब होता है कागज। जब कोई विदेशी या कोई संस्था शेयर मार्केट में पैसा लगाती है तो उसको पोर्टफोलियो निवेश कहते थे। तो जो इसका एग्जैक्ट मतलब है, लेकिन अब क्या हुआ, कहा कि नहीं, 10% तक के निवेश को हम कहेंगे पोर्टफोलियो निवेश, यानी छोटा निवेश। और इसको लिख लो, इन्वेस्टमेंट मोर देन 10%, 10% से अधिक का निवेश एफडीआई कहलाता है। 10% से अधिक का निवेश एफडीआई कहलाता है। अब इसका मतलब क्या है, लिखो फिर समझाता हूँ। 10% से अधिक का निवेश, आपने सुना होगा वोडाफोन कंपनी, तो वोडाफोन एग्जाम्पल हो गया एफडीआई का। आपने सुना होगा मैकडी, तो एग्जाम्पल होगा एफडीआई का। यानी जो भी आप विदेशी कंपनी सुन रहे हो वो सब किसका एग्जाम्पल है? एफडीआई का। तो अब एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है सोसाइटी में कि एफडीआई को आना चाहिए नहीं आना चाहिए, विदेशी कंपनी को लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। क्योंकि आपने पढ़ा था कोई विदेशी कंपनी ऐसे ही आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और हमें हमारे ही देश में गुलाम बना दिया। तो कह रहे हैं कि अब दोबारा वही कर रहे हैं हम। तो क्या लगता है, हम गुलाम बन जाएंगे? क्या लगता है, आप स्वतंत्र हैं? नहीं, वहम है। आपका अपना विचार तक नहीं है। हम इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यूट्यूब के थ्रू आप पे इतना कंट्रोल कर चुके हैं कि 1 मिनट में हमने नेपाल में दंगा करवा दिया, बांग्लादेश में दंगे करवा दिए, श्रीलंका में करवा दिया। क्योंकि इनके 5 साल के फेसबुक के स्टडी से सॉफ्टवेयर रीड कर सकता है कि किस तरीके के विचारधारा के व्यक्ति हैं, और फिर उसके बाद उनको वैसा ही नोटिफिकेशन दिखाना है, वीडियो दिखाना है। यदि सरकार के प्रो हैं तो सरकार वाला दिखा देना, अगेंस्ट वाला है तो दूसरे का दिखा देना। तो पहले तरीका अलग था, पहले विदेशी कंपनियां दूसरे देश में जाती थी, गुलाम बनाती थी और कमा के अपने देश में लेके जाती थी। अब कहा जाना ही नहीं, यहीं पे बैठ के अपने देश को इतना मजबूत बना देना है कि अपने देश में ये सबसे अच्छे संस्थान से पढ़ के आके हमारे वहाँ एज ए एम्प्लॉय काम करेगा। आईआईटी से पढ़ के अमेरिका में जाके काम कर रहा है और उसके पापा बहुत खुश हो रहे हैं। अरे पैदा तुम अपने देश के लिए हुए थे, अपने माँ बाप के लिए हुए थे, किसी और के लिए हुए थे? पता नहीं। तो तरीका बदल गया, बस पहले था कि जाके काम करवाते थे, अब बुला के करवा ले रहे। फिर उसका थर्ड वर्जन आया कि नहीं, न जाना है न बुलाना है, वहीं से बैठे बैठे कमाना है। यूट्यूब क्या करता है, तुमको ऐड ना दिखे इसके लिए तुमसे प्रो वर्जन खरीदवाता है, और मैं तुमको ऐड दिखा पाऊँ इसलिए मुझसे पैसा लेता है। कर कुछ नहीं रहा है, मुझसे पैसा ले रहा है कि मैं ऐड दिखा पाऊँ, तुमसे पैसा ले रहा है कि तुम ऐड ना देखो। तो इस लेवल पे ये लोग दिमाग लगा रहे हैं कि तुमको कहाँ कहाँ कैसे कैसे कवर कर सकते हैं। तो ये बातें नकली हैं कि विदेशी कंपनी के आने से तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुमको नहीं बुलाना चाहिए, ये सब नकली बात है। लिखना नहीं है, बस वैसे समझने के लिए कि यदि कोई देश एफडीआई को ला रहा है तो उस देश को क्या फ़ायदा होगा, और एफडीआई को ला रहा है तो उस देश को क्या नुकसान होगा। तो मान लो किसी देश में विदेशी कंपनी आ रही है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी तो उस देश का, अभी जीडीपी नहीं जानते हैं तो हम सीखते हैं, वो जब आएगी तो लोगों को रोजगार देगी। सिंपल सी बात है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट होगा तो एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी, तो रोजगार अपने आप जनरेट होगा।
आप एक घर भी बनाओगे ना, तब भी आप मिस्त्री लेबर लेके आओगे, तो वो भी रोजगार जनरेट हो रहा है। जहाँ पे 10 कमरे 12 कमरे का घर होगा और कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो आप सोच ही सकते हो। चलो, ये आएंगे तो कुछ खरीदेंगे भी, टैक्स देंगे। ये आएंगे तो ऐसे ही नहीं आ जाएंगे, ये क्वालिटी पे भी काम करेंगे। समझना है, लिखने की तो जरूरत है नहीं, बाकी लिख लोगे तो नुकसान भी नहीं करेगा। क्वालिटी लेकर के आएंगे। जैसे बहुत साल पहले आप देखो, बचपन में जो सिनेमा हॉल होता था, 9 बजे 12 बजे 3 बजे 6 बजे, फिर रात को 9 बजे, और फिर ख़त्म हो जाता था। तो एक टाइम पे ही आपको सिनेमा मिल सकता था। उन्होंने कहा यार ये तो ठीक नहीं है। फिर उन्होंने नया कॉन्सेप्ट दे दिया कि ऑडी सिस्टम कर देते हैं, 4 ऑडी बना देते हैं और 45-45 मिनट के गैप पे सिनेमा चलाते रहेंगे। यानी आप जब भी जाओगे तो आपको सिनेमा मिल जाएगा। तो इससे आपको टाइम बच गया और इनको बिजनेस मिल गया। पहले आप सिनेमा में बैठते थे तो बिल्कुल अंधेरा, कोई आया एक थप्पड़ मार के आप ढूंढ रहे हो कहाँ है। अब बढ़िया लाइट जली होती है, आप जाते हो तो सिक्योरिटी गार्ड ऐसे करता है तो आप ऐसे करते हो। लेकिन आपको 250-300 का समोसा खिला दिया जाता है, लेकिन आपको बुरा नहीं लगता है, क्योंकि आपको पता है एक ही दिन तो जाना है। तो उन्होंने ये फीलिंग डाला कि हम आपको क्वालिटी देंगे। आपने भी कहा ठीक है, मैं थोड़ा पैसा देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मिडिल क्लास के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो दो ही चीज़ चाहता है, अच्छा कमा खा लूँ और अच्छा पहन लूँ। यही कारण है कि मिडिल क्लास लाइफ टाइम इसी साइकिल में उलझा रहता है। जॉबर सोसाइटी वो इस सब लफड़े में नहीं पड़ता है। खाने की दिक्कत उसी निकम में कहोगे जिसको जॉब की ज़्यादा जरूरत है, देख लेना उसको, क्योंकि वो टेस्ट ही उसका नहीं मेंटेन हो रहा होगा। तो घर पे बनता था, बढ़िया काटते थे, बढ़िया मज़ा आता था। तो ये सोसाइटी की ही प्रॉब्लम है कि जिस चीज़ की आपकी दिक्कत होगी उसी चीज़ में उलझे रहोगे। ये इस चीज़ को समझता है कि यदि मिडिल क्लास सोसाइटी ज़्यादा है तो हमें उससे ज़्यादा पैसा लेने का मौका है। यही पैंट में लोकल में जाऊंगा तो 300 मिल जाएगा, इसी में टैग लगा देंगे तो मैं 3000 में लेके आऊँगा। तो ये समझ गए कि क्वालिटी का इसको टच दे दो। चलो, जब जॉब दोगे, टैक्स दोगे, क्वालिटी दोगे, तो ऑटोमेटिक देश में डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, जिसको जीडीपी कहते हैं। जब ये आएंगे तो अपने साथ टेक्नोलॉजी भी लेके आएंगे। अब देखो हमारी टेक्नोलॉजी क्या है कि पहले हम रोड बनाते हैं, फिर कुछ दिन बाद आके खोद देते हैं। अब इस बार क्या है, तो सीवर का लाइन डालना है, फिर खोद खाद के ठीक ठाक किए तो फिर थोड़ी देर बाद खोद दिए। इस बार क्या है, टेलीफोन का तार डालना है, फिर कर फिर आए, फिर गैस का, फिर टेलीफोन का, पता नहीं क्या क्या डालते रहते। जबकि चारों काम आप ही का था, एक साथ आप कर सकते थे, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी कैसे पैसा कमाए। इन्होंने क्या किया, मेट्रो आए तो देखो, दिल्ली में ऊपर रोड चल रहा है, उस रोड के जस्ट नीचे नाला चल रहा है, उस नाले के नीचे मेट्रो चल रही है, और कहीं कोई लीकेज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा नहीं कि नाला बंद हो गया। इस टेक्नोलॉजी के साथ काम किया। तो ये इनकी टेक्नोलॉजी है। टोल टैक्स का जो पहले कितनी लंबी लाइन लगा करती थी, अब फास्ट टैग कर दिया, अब उसको हटा के जीपीएस करने जा रहे हैं। तो और सारा गेम टेक्नोलॉजी का है। तो हम जितना सीखेंगे उतना देश को आगे लेके जाएंगे। इन्होंने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया, आधारभूत संरचना भी हमारा मजबूत कर दिया। किसी भी शहर में जाओ, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी, जो सबसे बढ़िया, वो सब विदेशी कंपनियों ने कर रखा। तो किसी भी देश के डेवलपमेंट में मेरे बच्चों ध्यान से देखो तो यही सब चीज़ चाहिए। क्वालिटी हो, टेक्नोलॉजी हो, जॉब हो, डेवलपमेंट हो, टैक्स हो। ये जब आएंगे तो रुपए की डिमांड बढ़ाएंगे, तो रुपए की वैल्यू भी बढ़ेगी। क्योंकि आएंगे तो ज़मीन खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो डॉलर में तो लेबर लेगा नहीं, पेमेंट तो रुपया में, तो डॉलर को एक्सचेंज कराएंगे तो रुपए की डिमांड और बढ़ेगी। जिससे ज़मीन खरीदेंगे वो भी डॉलर में नहीं लेगा, तो उनको और रुपए को रुपए में कन्वर्ट करना होगा और ज़्यादा। तो यही कारण है कि हर देश ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को अपने वहाँ बुलाना चाहता है। चाइना इसमें बहुत आगे निकल गया। आपने सुना होगा कि टेस्ला का मालिक इंडिया आ रहा था, बीच में फ्लाइट को मोड़ करके वो चाइना चला गया, क्योंकि हम इतने बदमाश हैं, हम उसको चलने ही नहीं देंगे। वो बेचारा ईवी कंपनी लेके आया भारत में, नहीं चलेगा, तो उसमें 56% का टैक्स लगा दिया है। जितने का गाड़ी है उसे 1.5 गुना लगभग टैक्स लग जा रहा है। तो क्यों, वो पागल है। वो कहीं और बना के भेजेगा, खरीदो खरीदो, नहीं खरीदो नहीं खरीदोगे। यहाँ लेबर लॉ का ड्रामा है, कमीशन दो, घुसखोरी करो,
टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है। इंडिया की कंपनियां भाग रही हैं विदेशों में इतना ज़्यादा। आप भी ऑफिसर बन के क्या करना चाहते हो कि कोई कोई कंपनी बस मिल जाए एक बार। तो जब इस लेवल पे हमारा पढ़ा लिखा यूथ सोचता है, तो जो कई सालों से फ्रस्ट्रेट हो चुका है वो सोचो फंसता होगा तो क्या करता होगा वो। कोई आईएएस इसलिए बन ही नहीं रहा है कि उसको देश से समाज से मतलब है, वो तो बीच में रील रूल बना के कहा मेन गेम उसका पैसे का चल रहा है। खैर, तो ये आएगा तो अच्छा होगा, लेकिन जो लोग बैठे हैं वो अपने बारे में सोच रहे हैं एज अ कंपनी, एज अ नेता, पॉलिटिशियन। इसका लॉस क्या है? यदि विदेशी कंपनी आ जाएगी तो लॉस क्या हो जाएगा? मोनोपोली हो जाएगी, यस। विदेशी कंपनियां एकाधिकार कर लेंगी, यही डिसाइड करेंगे क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि जो अपर सोसाइटी है मंडे टू फ्राइडे काम करता है, सैटरडे संडे जाके खर्च करके आता है, खूब पीता है, खूब बार में जाता है, खूब महंगी गाड़ी, महंगा कार, और आजीवन ईएमआई के साइकिल में फंसा होता है। वो इन्होंने जानबूझ के ये कॉन्सेप्ट दिया, खूब कमाइए, खूब खर्च करिए, जीवन में कुछ नहीं रखा है। अरे जीवन में सब कुछ रखा है, ये नौटंकी है जो तुम्हारे दिमाग में हमने डाल दिया कि जीवन में घूमना जरूरी है। आप जितने मूर्खों को देखोगे वो यही कहेंगे परिवार जरूरी है, ये जरूरी है, वो अरे जब कमाएगा तब तो परिवार जरूरी है। कमाएगा तो अल्टीमेटली फायदा तुम्हारे परिवार को ही होना है। लेकिन जितने मूर्ख मिलते हैं मुझे, अब तो नहीं, दो चार टीचर भी थे मेरे वहाँ, हर 3 महीने पे ट्रिप पे जाते थे। मैं क्या कर, सर आप तो जाते नहीं हो, हमें भी नहीं जाने देना चाहते हो, जिंदगी में यही है और कुछ है नहीं। मैं ठीक है भाई घूम। अब पता चला कि कार की ईएमआई भी नहीं जा पा रही है। तो नहीं, वो चले गए, ऐसे किसी की बात नहीं करते, वो अपनी अपनी समझ है। मैं बस आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि जिस दिन आप प्रोफेशन को पर्सनल से ऊपर रखेंगे उस दिन आपका प्रोफेशन भी ठीक रहेगा, पर्सनल अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन 99.99 को लगता है नहीं परिवार से ऊपर क्या होता है। परिवार को कौन मना कर रहा है? पहले ये तो कर लो। तो मोनोपोली का मतलब है कि हम डिसाइड करेंगे क्या खाओगे। आपको बहुत आश्चर्य होगा, एक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो जिस देश में जाती है उसी देश का नाम रखती है। पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान यूनिलीवर, म्यांमार में जाके म्यांमार यूनिलीवर। लक्स भी उसी का है, लाइफबॉय भी उसी का है, सिंथॉल भी उसी का है, कोलगेट भी उसी का है, पेप्सोडेंट भी उसी का है, क्लोजअप भी उसी का है। कि क्लोजअप करते हैं, अब ये कह रहे नहीं क्लोजअप नहीं करूंगा, अच्छा नहीं है तो पेप्सोडेंट दे दो, कहे ये भी ठीक नहीं है, कोलगेट दे दो, सब उसी का है। तो वो उस लेवल पे है कि तुम क्या पहनोगे, क्या खाओगे, ये हम डिसाइड करेंगे। तो ये एक बात इस पे हावी है। खुद चलो एक प्रैक्टिकल सोच के देखो, एक रामू है, वो मैगडी में काम करते हैं, 9 बजे सुबह जाते हैं, शाम को 6 बजे आ जाते हैं, बढ़िया इंग्लिश में बात करते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के साथ डील करते हैं, शाम को 200-400 टिप भी लेके आते हैं। और एक रामू है जिनका खुद का ढाबा है, जो बारिश होता है तो नहीं चलता है, ठंडी हो जाता है जिस दिन उस दिन नहीं चलता है, जिस दिन ज़्यादा गर्मी हो जाती है उस दिन नहीं चलता है, सीजन आ जाता है तो नहीं चलता है, त्यौहार आ जाता है तो नहीं चलता है। बस इसी उम्मीद में चलाते हैं कि क्या पता चल जाए। निचले बिजनेस वाले परिवार से हो तो आप समझ सकते हैं कई सारे चैलेंजेस बनी रहती है। बस इस उम्मीद में अपना वर्तमान खराब कर रहे होते हैं कि फ्यूचर ठीक हो जाएगा। अब सोच के बताना है किस रामू की लाइफ अच्छी है, पहले वाले रामू की, सेकंड वाले रामू की? सेकंड वाले की। अच्छा, चलो एक और। एक कुत्ता है जिसको मालिक अपने वहाँ रखा है, उसको ट्रेनर आता है, उसको बढ़िया बिस्किट आता है, बढ़िया शैम्पू से नहलाया जाता है, बढ़िया एसी रूम में सोता है। और एक कुत्ता है जो गली में घूमता है जिस पर कोई भी निशाना लगा देता है। किस कुत्ते की लाइफ अच्छी है? बस बस कोई बात नहीं, यहीं पर हमारा एजुकेशन मिसिंग हो जाता है कि हम हमारे बच्चों को सेल्फ एम्प्लॉयड होने के लिए, सेल्फ रिस्क लेने के लिए मोटिवेट नहीं कर पा रहे। तुम कुछ गिने चुने लोग हो जिन्होंने डिसाइड किया कि मैं सीरियस लगातार 1-1.5 साल पढ़ूंगा, और हुआ तो हुआ, नहीं तो छोड़ के कुछ और करूंगा। अदरवाइज कुछ लोग हैं जो 4-4-5-5 साल रगड़े हुए हैं, न पढ़ रहे हैं, न पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, पढ़ने का नाटक कर रहे हैं। तो वो शायद परिवार की स्थिति हो सकती है, वो घर की स्थिति हो सकती है, वो एजुकेशन का जो पूछ रहे थे ना कि करंट अकाउंट घाटे में क्यों है, इसीलिए घाटे में। रिस्क लेना हम सिखा ही नहीं पा रहे हैं, हम फेल होना स्वीकार ही नहीं करने दे रहे हैं बच्चे को। फेल होते ही हमें लग रहा है कितना बड़ा अपराध हो गया। खैर, तो अब इसमें सजेशन क्या है कि रामू के ढाबे की क्वालिटी सुधारी जाए।
और विदेशी कंपनियों को भी आने दिया जाए, क्योंकि विदेशी कंपनी आएंगे तो ये फायदा होगा और रामों की क्वालिटी सुधरेगी तो उनके लिए भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। वो प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। किसी रामों को अपना चलाने में मजा आ रहा है, किसी रामों को किसी को नौकरी करने में। अपना वो नहीं बोलते हैं कि महल में नौकर होने से अच्छा है कि झोपड़ी का मैं मालिक बन जाऊँ। तो वो चॉइस आपका है कि आप, क्योंकि झोपड़ी वाले में दिक्कत बहुत है, बारिश होगा तब भी दिक्कत होगा, धूप होगा तब भी दिक्कत होगा, कोई गाड़ी आ जाएगी तब भी दिक्कत होगा। तो इकोनॉमिक्स वाइज देखो तो एफडीआई का फायदा है, इमोशन वाइज देखो तो एफडीआई का नुकसान है। नहीं, तो हमने कहा एफडीआई का फायदा क्या है, नुकसान क्या है। अब प्रश्न है, क्या एफडीआई हर फील्ड में अलाउ है? तो एक हेडिंग डालो, एफडीआई प्रोहिबिटेड सेक्टर, एफडीआई प्रतिबंधित क्षेत्र, एफडीआई प्रोहिबिटेड सेक्टर, एफडीआई प्रतिबंधित क्षेत्र।